स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन अर्थात इसकी परिभाषा क्या है। द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड पार्टिकल्स सो दैट आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब इट वेरी इजिली। अर्थात पाचन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें अघुलनशील जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़कर उन्हें घुलनशील छोटे भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है ताकि हमारा शरीर इसे आसानी से अवशोषित कर सके। डाइजेशन इज द फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस मतलब यह दो प्रकार की क्रियाओं से मिलकर बना है, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और केमिकल प्रोसेस में केमिकल्स जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में और डाइजेशन को एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा इसे कंप्लीट करते हैं। अब ये बात उठती है कि डाइजेशन क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। हम जो भी खाना खाते हैं हमारा शरीर उसे उसी रूप में अवशोषित नहीं कर सकता है और हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन को पचना बहुत आवश्यक होता है ताकि इसे आसानी से तोड़कर हमारा शरीर इसे आसानी से अवशोषित कर सके। अब किन किन चीज़ों का पाचन होता है। हम जो भी भोजन खाते हैं अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है तो इनका डाइजेशन होता है। जबकि क्योंकि ये जटिल भोज्य पदार्थ के रूप में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, इन्हें तोड़कर छोटे टुकड़ों में इसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि जल, मिनरल्स और विटामिन्स ये पहले से ही इतने ही सरल अणुओं में होते हैं अर्थात सिंपलर फॉर्म में होते हैं कि इन्हें और अधिक तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हमारा शरीर इन्हें सीधे अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लेता है। अब पाचन की क्रिया दो जगहों पर होती है। पहली आहार नाल जिन्हें हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, दूसरी पाचक ग्रंथियां जहां से पाचक रस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं और ये पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया होती है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आहार नाल जिन्हें हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नाल हमारे मुंह से शुरू होती है और हमारे एनस यानी कि गुदा द्वार तक जाती है जो कि 32 फीट यानी कि 9 मीटर लंबाई के बराबर होती है। अब पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अर्थात हमारी आहार नाल के कितने भाग होते हैं, आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मुख गुहा जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। मुख गुहा की शुरुआत हमारे ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली से होती है जो कि एक लंबी नली के समान होती है और यह हमारे हृदय और हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम के पीछे से होते हुए थोरेसिक डायफ्राम की ओर निकलती है और अमाशय के ऊपरी भाग में खुलती है। इस प्रकार से ईसोफेगस जो है तो हमारी फेरिंग्स यानी कि जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी से जुड़ी तथा अमाशय के ऊपरी भाग से खुलने वाली एक नली होती है और इसी नली से होकर के भोजन हमारा अमाशय तक पहुंचता है। हमारे मुंह में कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वो तीन प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डाइजेशन के लिए। ये सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करती है जो कि हमारे दैनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, जबकि ये सो जाने पर या स्लीपिंग टाइम में इसका निर्माण कम हो जाता है। लार जिसे हम सलाइवा कहते हैं वो हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत आवश्यक होती है। लार में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो टाइलिन, डायस्टेज और म्यूकस कहते हैं। लाइसोजाइम का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि अगर हम खाना खाते समय हमारे किसी भी कारण से कुछ बैक्टीरिया अगर पहुंच जाते हैं तो ये बैक्टीरियासाइडल एक्शन की तरह काम करती है अर्थात बैक्टीरिया को मार देती है। इस प्रकार से हमें इन्फेक्शन से बचाती है। जबकि टाइलिन और डायस्टेज जो होते हैं हमारे स्टार्च यानी कि मंड या चोकर का पाचन करते हैं। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है जिसके कारण यह भोजन हमारे इसोफेगस से होकर के अमाशय तक पहुँचने में आसानी होती है। अब हम बात करते हैं कि भोजन जैसे ही भोजन हमारा इसोफेगस यानी कि हमारी ग्रास नली से होकर के निकलता है, इस फॉर्म को हम उसे बोलस कहते हैं जो कि अमाशय में जाने के लिए तैयार होता है। इसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता है जबकि यहाँ पर एक पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है जिसके द्वारा अर्थात क्रमानुकुचन की प्रक्रिया, इसके द्वारा ही भोजन हमारा धीरे धीरे होकर के हमारे अमाशय तक पहुँचता है। तो आइए हम जानते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक की अवधि में रहता है
और अमाशय में भोजन जो पहुंचता है उसके रूप को बोलस कहते हैं। जैसे ही बोलस हमारा अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl इसे इसमें मिल जाता है और यह अपनी दो प्रकार की प्रक्रियाएं करता है। पहला तो यह भोजन को और छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, दूसरा बैक्टीरिसाइडल एक्शन दिखाता है। बैक्टीरिसाइडल एक्शन जो कि लाइसोजाइम द्वारा, अगर कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं जिन्हें लाइसोजाइम नहीं मार पाता है, तो अमाशय में आने के बाद ये HCl उसे नष्ट कर देता है। अब अमाशय के भाग देख लेते हैं। अमाशय के भाग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड ड्रम और पाइलोरिक भाग में बांटते हैं। कार्डियक भाग जो होता है हमारे हार्ट के करीब होता है, इसलिए इस भाग को कार्डियक कहते हैं। जैसे ही बोलस हमारा पहुंचता है अमाशय में, तो HCl बहुत ही हाईली एसिडिक होता है, इसमें जाकर इसमें मिल जाता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। हमारे फंडिक भाग की तरफ आते हैं। हमारे अमाशय में कुछ कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम रुजि कहते हैं। ये रुजि हमारे भोजन को एक स्पेस क्रिएट करता है और भोजन को रोक कर रखता है। कभी कभी खाली पेट रहने या उपवास के दौरान ये कांटेनुमा संरचनाएं पेट में चुभती हैं, इसीलिए कुछ लोगों को ज़्यादा देर तक भूखा रहने पर या व्रत के दौरान पेट में दर्द का अनुभव होता है। पाइलोरिक भाग होता है। पाइलोरिक से जुड़ा हुआ एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है और इस स्फिंक्टर के थ्रू ही हमारा भोजन जो है तो अमाशय से फिर छोटी आंत के लिए निकलता है। अब अमाशय में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम पेप्सिन और रेनिन कहते हैं। पेप्सिन जो है तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है, जबकि रेनिन जो है तो दूध से दही बनाने अर्थात कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है, जिसकी आवश्यकता छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि गैस कैसे बनती है। कई बार हमारे ज़्यादा खाना खाने लेने पर हमारा अगर हमने जितना ज़्यादा खाना खा लिया उतना ही ज़्यादा HCl सिक्रीट होता है और यही HCl गैस का निर्माण करता है, जिसकी वजह से जिसको हम एसिडिटी भी कहते हैं। अब ये जानते हैं कि HCl जिसका pH लगभग 2 है, इतना हाईली एसिडिक है, तो यह हमारे पेट की परत को क्यों नहीं जला देता है। हमारे पेट की परत कुछ लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक सब म्यूकोसल लेयर होती है, जिसमें एक बफर की तरह निर्माण होता है, एक सॉल्यूशन बनता है और जैसे ही इस लेयर में हमारा HCl आने की कोशिश करता है, यह न्यूट्रलाइज हो जाता है और इस प्रकार से यह हमारी आंत की परतों को बचा लेता है। अब हम बात करते हैं कि छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है तब इस रूप को हम काइम कहते हैं। तो अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत की तरफ, और इसके रूप को हम काइम कहते हैं। अब छोटी आंत में भोजन यानी कि काइम जैसे ही पहुंचता है तो हमारा पैनक्रियाज अपने कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, जो कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है। अब हमारे पैनक्रियाज से निकलने वाले कौन से एंजाइम हैं, इन्हें हम याद करने का एक ट्रिक बताते हैं, जिसे हम लैट या टैल के रूप में जानते हैं। TAL, T फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर एमाइलेज और L फॉर लाइपेज। अब इनकी क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या क्रिया है, एक बार हम देख लेते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन का कार्य होता है पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलना, जबकि एमाइलेज का काम होता है एक बार दोबारा से स्टार्च, मंड या चोकर का पाचन करना, जबकि लाइपेज जो भी हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो फैटी एसिड या फैट का डाइजेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्च और अमाइलेज का पाचन मुंह द्वारा, लाइसोजाइम द्वारा भी किया जाता है, लेकिन इसका छोटी आंत में एक बार दोबारा से पाचन होता है। जानवरों में अमाइलेज का निर्माण बहुत कम होता है, यही कारण है कि वो खाने को मुंह में ही चबाकर पचाते हैं और बोलस को दोबारा से फिर से चबाते हैं और इस प्रकार से वो डाइजेशन करते हैं। इस प्रक्रिया को रूमिनेशन या जुगाली करना भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारा भोजन अमाशय में था, तब अमाशय में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पेप्सिन जो पेप्टोन में बदलता है प्रोटीन को, अब यहाँ पर छोटी आंत में आने के बाद जो पैनक्रियाज से निकलने वाला जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है और इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का और मंड का जो है तो इसमें पाचन होता है। तो पैनक्रियाज से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो पूरी तरह से हमारे फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक ग्रंथि या पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। अब छोटी आंत में पाचन तभी शुरू होता है जब वहाँ का माध्यम क्षारीय हो अर्थात बेसिक हो। इसके लिए लीवर का जो यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीवर जो है तो बाइल का निर्माण करता है, जिसे हम हिंदी में पित्त कहते हैं। पित्त जो है तो पित्त बहुत ही हाईली एसिडिक होता है और इसका pH लगभग 8 के बराबर होता है और ये कि एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि छोटी आंत में एक डाइजेशन हो सके और इसके अलावा यह फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है। पित्त का निर्माण लीवर द्वारा किया जाता है और ये पित्त
जो है तो गॉल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय की थैली कहते हैं, वहाँ पर जाकर स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में पित्त का निर्माण नहीं होता है, पित्त का निर्माण लीवर द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कई बार अगर पित्त की थैली में पथरी हो जाती है कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाती है, तो उसे रिमूव कराने के बाद भी उसमें कोई असर नहीं होता है और पाचन की प्रक्रिया में कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आता है। अब बाइल की बात करें, बाइल एक तरह से एंजाइम ना होते हुए भी पाचन का काम करता है। तो बाइल एक तरह से पाचक रस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाइल का सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब छोटी आंत के ऊपरी भाग जिसे हम ड्यूडिनम कहते हैं, उसमें दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें हम कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रीटिन कहते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन का जो काम होता है, ये गॉल ब्लैडर को सेंसिटाइज करता है। जैसे ही हम फैटी एसिड वाली फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो गॉल ब्लैडर में जो भी बाइल स्टोर होता है वो तुरंत रिलीज होने लगता है और उसका डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी प्रकार से जो सिक्रीटिन होता है, सिक्रीटिन हमारे जो पूर्ण पाचक रस जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, पैनक्रिया से निकलने वाले एंजाइम्स जो कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं, ये उनको रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। तो ड्यूडिनम में दो प्रकार के हार्मोन हुए, एक कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रीटिन, और ये दोनों एंजाइम्स जो है तो ड्यूडिनम में फंसे हुए भोजन में अच्छी तरह से मिक्स होने के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है यहाँ पर। तो ये ड्यूडिनम इसीलिए आगे चलकर जेजुनम और इलियम में परिवर्तित हो जाता है। तो इलियम जो पार्ट होता है, उस इलियम से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम एंजाइम्स निकलता है जिसे हम इरेप्सिन कहते हैं। तो एंजाइम जो एरेप्सिन होता है वो एक बार फिर से प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि पेप्टाइड जो बना हुआ है फॉर्म, उसको वह अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन 3 जगहों पर होता है। अमाशय द्वारा निकले पेप्सिन द्वारा जो है तो प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित किया जाता है। पेनक्रियाज से निकलने वाला जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, और एक बार छोटी आंत के जो इलियम भाग से जो इरेप्सिन निकलता है वो एक बार पेप्टाइड को पुनः अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम्स को सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। इलियम से निकलने वाले कुछ और भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और पेप्टाइडेज, जो कि माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज का पाचन करते हैं, और पेप्टाइडेज जो होता है वो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में परिवर्तित करने में मदद करता है। छोटी आंत के आखिरी भाग को विलाई कहते हैं। ये एक उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जो कि भोजन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस जगह पर जो है तो जल का अवशोषण अभी भी नहीं होता है। जल का अवशोषण होने के लिए यहाँ से बचा हुआ जो भोजन होता है वो हमारे बड़ी आंत में पहुँचता है और वहाँ पर इसका जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के आखिरी सिरे में एक संरचना होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, और ये सीकम से जुड़ी हुई होती है। तो आइए हम बात करते हैं कि छोटी आंत से जो अनपचा हुआ भोजन है जिसमें जल का अवशोषण अभी नहीं है, वह जाके मिलता है हमारी बड़ी आंत में। बड़ी आंत में ही जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के निचले भाग को सीकम कहते हैं, जबकि यह इसकी जो संरचना होती है वो उसकी स्थिति के अनुसार इसको बांटा गया है। असेंडिंग कॉलन यानी कि उसका ऊपरी भाग, इसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन जिसे हम क्षैतिज भाग कहते हैं, डिसेंडिंग कॉलन जो कि डाउनवर्ड्स कॉलन कहलाता है, निचला भाग होता है, और सिग्मॉइड कॉलन जो कि उसका मुड़ा हुआ भाग होता है जो कि रेक्टम से जाके जुड़ता है। अब जल का पूर्ण अवशोषण यहीं पर होता है, और जल का पूर्ण अवशोषण होने के बाद जो है तो भोजन का जो पचा हुआ भाग कहलाता है उसे हम काइल कहते हैं। अब इस काइल में लीवर से निकलने वाला जो एक एंजाइम होता है जिसे हम बिलीरुबिन कहते हैं, बिलीरुबिन जो है तो काइल में जैसे ही मिलता है, यह जो वहाँ पर पचा हुआ भोजन है उसके रंग को परिवर्तित कर देता है, अर्थात पीले रंग का कर देता है, जिसे हम मल कहते हैं, और यही मल जो है तो रेक्टम के थ्रू हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस क्या है, कैसे पाचन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।